हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है दिल्ली पुलिस का जो है बुक का जो है सोल्यूशन करने वाले हैं, रोजगार विद अंकित की। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, जो है थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह से रिवीजन जो है बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग जो है इस बुक को डिस्कस कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे दिल्ली जो है बुक का सोल्यूशन के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें हम लोग जो है इस बुक का हिस्ट्री का जो है कंप्लीट जो सोल्यूशन कर लिए हैं, और जो है जियोग्राफी का भी एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और फिजिक्स का एक पार्ट कर रहा है, और कंप्यूटर का भी कर लिया है, और इस तरह से जो है साइंस का भी कर लिया है एक पार्ट। तो आप लोग जो है उनको देख लेना। उसके बाद हम लोग जो है जितना भी बचा है एक एक करके हम लोग पूरी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी जो भी एक एक वीडियो बने हैं उनको हम कंप्लीट जो है एक वीडियो एक टॉपिक में ख़त्म करेंगे। आज जो है हम लोग जो है जियोग्राफी में एक वीडियो जो अपलोड करे थे 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं, 250 क्वेश्चन है इसमें, तो 250 तक क्वेश्चन हैं, तो उनको हम लोग जो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाए। कोई भी एग्जाम हो, अगर जियोग्राफी उसमें आती है तो उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके जो पॉइंट के मतलब क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नीचे दिए गए हैं, तो उनको आप नोट डाउन करते जाना, या फिर 2-3 बार उसको रिपीट कर लेना। नोट डाउन करने का टाइम अब नहीं रह गया है, रिवीजन का टाइम रह गया है, बस याद करने का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? तो ये वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पूरे वर्ष बारिश होती रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। पूछा जाएगा कैसी वर्षा होती है भूमध्य रेखा के आसपास? तो संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ लगातार उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की जो है रोशनी बढ़ने से वाष्पीकरण और संघनन की दर बढ़ जाती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बारिश कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्षोभ मंडल वह स्थान है जहां बादल, बारिश और तूफान सहित सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला पॉइंट है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की बात हो रही है। इस मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। तथा इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा की बात करें तो 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती जाती है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत तापमान 1 अंश सेल्सियस की कमी होती है। भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 59%। 59% इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग और 71.0% भाग जो है पर यहाँ पे जलमंडल का विस्तार है। 71% बोल लीजिए, पॉइंट क्यों लगाए हैं? 71% भाग पर क्या है? जलमंडल विस्तारित है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का जो है 97.5% जल महासागर में है, जो कि लवड़ी जल है। लवड़ी मतलब जानते हो, खारा जल है। कुल जल का 2.5% भाग स्वच्छ तथा मीठा है। विश्व के कुल जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्य पर काले धब्बों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य के धब्बे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे
धब्बों को सन स्पॉट कहते हैं। ये धब्बे सूर्य की सतह पर होते हैं और काले दिखाई देते हैं। सन स्पॉट सूर्य के फोटोस्फीयर क्षेत्रों में होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की जो है दृश्यमान सतह है। सन स्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सन स्पॉट से निकलने वाली ऊर्जा से सौर ज्वालाएं और सौर हवाएं बनती हैं। सन स्पॉट पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं। सन स्पॉट को एज स्पॉट या लिवर स्पॉट भी कहा जाता है। सन स्पॉट को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, यहाँ पे भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर होता है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर जो है समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे उत्तरी भारत यानी उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी पूर्वी भारत पर समुद्रीय जलवायु का प्रभाव कम होता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही कथन का चयन करना है। तो ए यहाँ पे दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। तो इसमें से सही कथन बताना है, तो सही ही हम लोग पढ़ेंगे, गलत पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो जो ऑप्शन बी है यही सही है, यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे जाती है। पृथ्वी के घूमने की वजह से भी पवन प्रकोष्ठ बनते हैं। पृथ्वी के हर गोलार्ध में 3 पवन प्रकोष्ठ होते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का जो है तापमान कितना होता है? तो ये होता है -80 अंश सेल्सियस। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल नहीं है, क्षोभ सीमा पर वायुमंडल का जो है तापमान -80 अंश होता है। जेट धारा पूर्व की ओर बहने वाली तेज हवाएं यहाँ पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर और ध्रुवों से ऊपर 8 किलोमीटर की औसत ऊंचाई के साथ वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाली स्थान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है या अक्टूबर और नवंबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जापान, चीन आदि देशों में इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में इन चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अधिकतर मई माह में आते हैं। इनकी तीव्रता अक्टूबर और नवंबर में अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो उत्तरी अमेरिका में जो रेगिस्तान है ये है मोजावे रेगिस्तान। मोजावे रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आटाकामा जो मरुस्थल है किस देश में है? चिली में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो ही गया है। अगला है पेटागोनिया, ये मरुस्थल कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना और चिली में। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन और मंगोलिया में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कालाहारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नामीबिया और बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका तीनों देश में है। निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा कहाँ पे है? यह है उत्तरी अफ्रीका में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सहारा जो मरुस्थल कहाँ पे है? यह है उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में।
यह मरुस्थल जो है मिस्र, चाड, अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सूडान, लीबिया, नाइजर आदि देशों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल के पूर्वोत्तर दिशा में हरमट्टन हवा चलती है। गिनी के तटीय क्षेत्रों में इसे डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमालय नहीं है, हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल घाटी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीति घाटी। स्पीति घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तरी हिस्से में स्थित है। यह ग्रेटर हिमालय पर्वतमाला के वर्षा छाया क्षेत्र में है। अगला है स्पीति घाटी लाहौल और स्पीति जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ताबो मठ स्थित है। स्पीति घाटी में स्पीति नदी बहती है। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। शांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। अराकान और शान खालिस्तान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है। तो ये हो जाएगा म्यांमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराकान पर्वत जिसे राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। राखीन राज्य के तट और मध्य म्यांमार के जो बेसिन के बीच पश्चिमी म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें इरावदी नदी बहती है। नेक्स्ट है आराकान योमा भारत तथा म्यांमार की जो सीमा निर्धारित करने वाली एक पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया शिखर 10,018 फुट है। यह पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार के माध्यम से चाप बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, एक ए बी यहाँ पे दिए गए हैं कथन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल बी सही है। अब बी में है क्या, तो इसको भी देख लेते हैं नीचे स्क्रॉल करके। तो इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। तो किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो बी सही है। थार मरुस्थल की बात हो रही है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तृत है। थार मरुस्थल बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, जो प्रतिवर्ष जो 150 मिलीमीटर से कम है। यह एक लहरदार रेतीला मैदान है जिसमें अनुपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है इस मरुस्थल की सबसे बड़ी जो है नदी की बात करें तो लूनी नदी है। इस क्षेत्र में कैक्टस, नीम, खेजड़ी, अकेसिया नीलोटिका, एकेसिया नीलाटिका जैसे जड़ी बूटी के पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों यहाँ पे। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये हो जाएगा अनाईमुड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये अनाईमुड़ी है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई की बात करें 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट एक जो है पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के जो पश्चिमी तट के समानांतर फैली है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। 2637 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोड्डा बेट्टा है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है जो उड़ीसा राज्य के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में स्थित है। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वतमाला का भाग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय। शिवालिक पर्वत हिमालय की जो है बाहरी पर्वतमाला है। इसे जो है बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में फैली हुई है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक का जो विस्तार है पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक घाटियां हैं जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक पर्वत सिंधु नदी से जो है लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है।
शिवालिक पर्वत के शिखरों का जो औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1200 मीटर है। घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं को खालिस्तान वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युगमित, युगमित इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी प्रौढ़ावस्था की नदी का जो पुनरुत्थान हो जाता है तो वह अपनी घाटी को पुनः काटने का जो है कार्य करने लगती है। ऐसी दशा में पूर्व निर्मित बाढ़ के मैदान नदी के तल से बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जिससे नदी घाटी के दोनों ओर वे चौड़ी एवं ऊंची वेदिकाओं के समान प्रतीत होने लगते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं जो नदी द्वारा निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियों में किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर वर्षा हो सकती है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी तुरा। तुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक दिन में इतनी बारिश हो सकती है जो राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में होती है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मैसिनराम में सालाना औसतन जो है 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। मैसिनराम को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेघालय की खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी भी एक प्रसिद्ध आर्द्र स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो लेह है। भारत के पूर्वी घाट की जो है औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की चौड़ाई पूछी जाती है तो उत्तर में जो है 200 किलोमीटर तथा दक्षिण में 100 किलोमीटर है। पूर्वी घाट में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी आदि नदियां बहती हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जवादी हो गई, पलकोंडा हो गया, नल्लामाला, शिवराय, मालिया पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा K2 हो जाएगा। K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टेन 8,611 मीटर दुनिया की दूसरी सबसे जो है ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान तथा चीन देश की सीमाओं तक फैली हुई है। नंदा देवी 7,817 मीटर तथा जो त्रिशूल 7,120 मीटर चोटियाँ उत्तराखंड की प्रमुख चोटियाँ हैं। कामेट पर्वत शिखर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इसकी जो ऊंचाई 7,756 मीटर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत जो है भारत के जो पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु का एक जो प्रमुख स्थल है। नीलगिरी पर्वत चाय, कॉफ़ी तथा नीलगिरी तेल के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत में कई पर्वतीय स्थल हैं जिनमें ऊटी जो है मुदुमलाई तथा कुन्नूर आदि शामिल हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस जो है पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ये हो जाएगा आरावली पर्वतमाला। आरावली पर्वतमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरावली पर्वतमाला विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। लूनी एवं साबरमती जैसी प्रमुख नदियाँ आरावली पर्वत से निकलती हैं। आरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जो है फैली हुई है। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1,722 जो है मीटर ऊंची है। हिमालय की सबसे जो है बाहरी श्रृंखला को खालिस्तान कहा जाता है। ये कहा जाता है शिवालिक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला हिमालय की एक जो है उप श्रृंखला है जो भारत, नेपाल तथा भूटान स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है जो 2,400 किलोमीटर लंबी तथा 5 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 900 से 1,200 मीटर है। नेक्स्ट है धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। धीनोधर की पहाड़ियाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है जिसे जो है धीनोधर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो एक तरफ जो राज्य दिए गए हैं, एक तरफ जो है पर्वत पहाड़ियाँ दी गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, कलसुबाई ये जो है पहाड़ियाँ स्थित हैं।
और अंडमान एवं जो है निकोबार द्वीप समूह में माउंट डियावोलो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, माउंट जो है थ्रिलर ग्रेट निकोबार में। पश्चिमी बंगाल में संदकफू चोटी दार्जिलिंग में है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ये हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ जो पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। पारसनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय के लोग इसे संवेद शिखर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे पहाड़ी एक तरफ है और एक तरफ जो है स्थान दिए गए हैं। तो गिरनार की पहाड़ी की बात करें तो ये जूनागढ़ गुजरात में है। अनाईमुड़ी ये उडुपी केरल में स्थित है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा जो है पठार है। विश्व की बात हो रही है। और पूर्वी अफ्रीकी पठार की बात करें तो यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। यह युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में विस्तृत है। दक्कन का पठार की बात करें तो इस पठार का विस्तृत जो है भारत के 8 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के जो है हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। अगला है बनिहाल दर्रा की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत व तिब्बत चीन सीमा पर है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। भारत का जो पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पूर्वी तट है ये है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अगला है भारत के जो है पूर्वी तट, भारत का जो पूर्वी तट है ये दोस्तों पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा जो है मतलब तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो खाली स्थान का नाम है। तो ये किसका नाम है? ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के जो है तंजानिया देश में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई बहुत पूछी जाती है तो लगभग 5895 मीटर है। इस पर्वत पर जो 3 ज्वालामुखी हैं, किबो, सीरा और मानवेजी। इन तीनों ज्वालामुखी शंकुओं में से किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया गया इधर, और दोस्तों यहाँ पे बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। इस तरह से ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछी जाती है तो 2525 किलोमीटर है, यानी 25,525 किलोमीटर है। गंगा नदी के सहायक जो है नदी की बात करें तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, 1376 किलोमीटर है। सोन नदी गंगा नदी की जो प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। इस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। कटखल, जिरी, चिरी, मधुरा, लुंगई, सोनाई, रुकनी और सिंघला किस नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन बी बराक की। बराक नदी नागालैंड, मणिपुर,
असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। जिरी, मधुरा, सोनाई, कटखल, लोगई तथा सिंगला इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तिपाई मुख बांध मणिपुर में बराक नदी पर जो है प्रस्तावित भारत और बांग्लादेश के बीच एक जो है विवादित मुद्दा है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मालवा का पठार इंदौर मध्य प्रदेश के निकट से होता है। चंबल नदी उत्खात भूमि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? तो ये हैं दोस्तों बराक की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट है, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव जो है मणिपुर की पहाड़ियों में होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी आदि जो है नदियाँ मिलकर अंत में गंगा में मिल जाती हैं। इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ मक्कू, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कटखल आदि हैं। पेन्नार नदी कर्नाटक के जो है नंदी पर्वतमाला की चन्ना केशव पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 597 किलोमीटर तक बहती है। इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ जयमंगल, कुंदर, सागिलेरु, चित्रावती, पापाग्नि और चेयेरु आदि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा। कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी का जो उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 1400 है किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा में शामिल होने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ घाटप्रभा है, मालप्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, कोयना और मूसी है। कावेरी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हेमावती, भवानी, लोका, पावनी, सिमसा, अर्कावती आदि हैं। यमुना नदी का जो उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह ग्लेशियर बंदरपूंछ चोटी के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, यमुना नदी की जो है सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि हैं। हिमालयी प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक यानी 40,000 क्यूसेक और लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर है। इसके लिए इस दुनिया की जो सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है। तो ये हो जाए नर्मदा मुख्य नहर को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के बीच है। इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले जालौर तथा बाड़मेर हैं। नर्मदा नहर परियोजना की जो कुल लंबाई पूछी जाती है तो 532 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का जो उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय भारत की जो है पश्चिम की ओर बहने वाली
प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी की जो सहायक सहायक जो है नदी तवा शक्कर, किलोमीटर पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, तवा शक्कर, हिरन, गंजाल आदि हैं। नर्मदा नदी में जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी नदी का जो उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी बेसिन का जो है जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है? तो कर्नाटक के बेलग्राम जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है। तो ये हो जाएगा काली नदी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। काली नदी भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर जो है कन्नड़ जिले के जो गांव कुशावली के पास से निकलती है। भरत पुझा नदी को नीला नदी या पुन्नानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पलार दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक राज्य के नंदी पहाड़ियों से होता है। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? तो ये हो जाएगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिंधु नदी की जो है कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इस नदी का 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, जांस्कर, श्योक, गिलगित आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का एक जो है रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। यह झील लाहौल और स्पीति घाटियों की जो है सीमा पर स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों में व्यास नदी पर स्थित है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। तिलाया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड। तिलाया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। यह बांध बराकर नदी पर बना है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। हीराकुंड और टिकरापारा बांध महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगिना नदियों के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? ये हो जाएगा गंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य निम्न हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। गंगा नदी का जो उद्गम भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है जिसका मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो तीस्ता निम्न बांध है ये है सिक्किम नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तीस्ता नदी सिक्किम के चुनथांग के पास हिमालय से त्याह लहामो झील निकलती है। यह नदी भारत के सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह विवाद तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। रंगीत नदी तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी है जो त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ए हो
जाएगा। नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में के जो है पास स्थित है। कहाँ पे? जबलपुर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जो है, कुचिकल, ये कितना है मीटर? तो 555 मीटर है। यह कहाँ पे है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। कहाँ पे? वाराही नदी पर स्थित है, शिमोगा जिले में, कर्नाटक के। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनी है। और अगला पॉइंट है, इस बांध की आधारशिला बहुत पूछा जाता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1984 को रखी थी। यह बांध 654 मीटर लंबा और 91.4 मीटर जो है ऊंचा गुरुत्व बांध है। तेरेखोल चपोरा, तेरेखोल चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो ये हैं गोवा के। ऑप्शन डी राइट हो जाए। गोवा में बहने वाली प्रमुख नदियां में जो है मंडोवी है, जुआरी है, साल है, तेरेखोल है, चापोरा है। और मांडोवी जो नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। जुआरी नदी के मुहाने पर मोर मुगाओ बंदरगाह है। गोवा की नदियों की जो लंबाई और चौड़ाई ज्वार भाटा और मौसमी बाढ़ के साथ साथ जो है बदलती रहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग खालिस्तान कहलाता है। ये मध्य उच्च भूमि कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में आरावली से घिरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च भूमि में जो है मारवाड़ उच्च क्षेत्र, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर का पठार शामिल हैं। हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के समानांतर बहती है? तो ये हो जाएगा यमुना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ के जो है पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज जैसे शहरों से होकर बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक जो है नदियों में चंबल हो जाएगी, सिंध, बेतवा और केन शामिल हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भीमा नदी का उद्गम भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। भीमा नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां सीना और नीरा हैं। भीमा नदी कृष्ण नदी की एक जो है प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है। यह नदी महाराष्ट्र में 725 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व की ओर बहने के बाद कर्नाटक में कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमा नदी तेलंगाना की सीमा के पास कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत जो है पानी काम में ले सकता है? सिंधु जल जो संधि हुई थी 1960 में, इसके तहत भारत कितना पानी ले सकता है नदी से? तो ये ओनली 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी के पानी का जो बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। यह संधि भारत को सिंधु नदी प्रणाली का 20% पानी और शेष 80% पानी पाकिस्तान को देती है। 80% पानी जो है यूज कर सकता है पाकिस्तान और 20% इंडिया।
इस समझौते के तहत भारत को रावी, सतलज और ब्यास तथा पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का नियंत्रण मिला था। चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक जो है प्राकृतिक जलप्रपात है, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चार्रे मर्रे जो है जलप्रपात कांकेर जिले में जोगी नदी पर स्थित है। यह एक 16 मीटर ऊंचा झरना है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए गोदावरी। गोदावरी नदी का जो उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में से होकर गुजरती है। यह नदी राजमुंदरी के पास एक बड़ा डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी पर जो पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश और पोचमपाद बांध तेलंगाना है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती हैं। गोदावरी नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे नासिक है, नांदेड़ और भद्राचलम। अगला है, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिणी दिशा में पालार उप बेसिन में से जो है घिरी हुई है? ये हो जाएगा कावेरी बेसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं, जिनमें कृष्णराज सागर बांध, KRS अमरावती बांध और मेट्टूर बांध और कल्लनई बांध शामिल हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी राज्यों के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का जो है लैगून कौन सा है, जिसे वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो है खारा पानी जो है लैगून झील चिल्का झील है। इसे जो है वर्ष 1981 में रामसर साइट के जो है रूप में नामित किया गया था। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लोकटक झील में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर शंघाई के जो है लिए प्रसिद्ध है। डियर में जान लेना हिरन। हरके आर्द्रभूमि वेटलैंड्स एक जो है मानव निर्मित झील और आर्द्रभूमि है, जो व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर है। टिटिकाका झील खालिस्तान से जुड़ी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया और पेरू। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो दक्षिणी अमेरिका में बोलीविया के पठार पर स्थित है। अगला पॉइंट है, यह झील पूर्व में बोलीविया एवं पश्चिम में पेरू की सीमा से सटी हुई है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है, तो ये हो जाएगा यांगत्जे नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे या फिर मुर्रे नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की जो है झीलें हैं? तो ये हो जाएगा डल झील और सांभर, यहाँ पे सांभर झील है, और कौन सी है? ये चिल्का झील है।
सांभर झील और चिल्का झील जो है खारे पानी की झीलें हैं। 21 ऑप्शन में ए डी है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत की खारे पानी की प्रमुख झीलें चिल्का झील, सांभर झील और डीडवाना झील तथा पचपदरा झील। भारत की मीठे पानी की प्रमुख झील हैं जैसे वुलर झील, डल झील, लोकटक झील, वेम्बनाड झील आदि। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का जो है भूभाग है, ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक जो है अंग है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में एक बड़ा क्षेत्र काले रंग के बेसाल्ट से ढका हुआ है जिसे दक्कन टेप कहते हैं। यह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच स्थित है। उत्तर में यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। गुजरात का कड़ाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है, यह है माही नदी पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कड़ाड़ा बांध जो गुजरात के महिसागर है, महिसा नहीं है, महिसागर जिले में माही नदी पर निर्मित है। एक तरफ जो है नदी है, एक तरफ बांध है और एक तरफ जो है राज्य है। तो मंजीरा नदी की बात करें तो इसमें कौन सा बांध है, तो निजाम सागर बांध इसमें है, बना हुआ है। और राज्य कहाँ पे, तेलंगाना में। साबरमती नदी पर जो है धरोई बांध है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। ताप्ती नदी की बात करें तो ये बांध इसमें है और कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, यह हो जाएगा घाघरा। गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री, हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है। घाघरा नदी छपरा बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, एक धारा को हुगली नदी के रूप में तथा दूसरी भागीरथी के रूप में अलग होती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने से पश्चात इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, सोन आदि जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो यह हो जाएगी रंगीत नदी। रंगीत नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीत तीस्ता नदी की जो सहायक नदी है, जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर के निकट चोलमू झील सिक्किम से निकलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है, तो ये हो जाएगा जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुन्या अर्थात गरजने वाला धुआं कहा जाता है। यह 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये हो जाएगा वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं। इसकी लंबाई लगभग 3531 किलोमीटर है। यूरोप की जो है वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब है। वोल्गा नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन हो जाएगा। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। यह नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर गुजरती है, बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में मिलती है। नील नदी विश्व की सबसे
बड़ी नदी है जिसकी लंबाई पूछी जाती है तो नील नदी की जो लंबाई है 6,650 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे पहला कथन है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, और कथन दूसरा है सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही है? सही बताना है तो ये हो जाए 1 व 2 सही है, 1 व 2 दोनों। अगला है सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों में विविधता और खाद्य श्रृंखला कम होती है। खड़ी फसल के जो जैव भार या ऊर्जा का जो ग्राफीय निरूपण संख्या पिरामिड कहलाता है, और ये क्रमशः जैव भार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से ये पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाते हैं। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गहन क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गहन क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। गहन क्षेत्र है क्या? तो लिम्नेटिक क्षेत्र के नीचे के तालाब के क्षेत्र को गहन क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र तालाब के खुले पानी को प्रकाश के प्रभावी प्रवेश के साथ संदर्भित करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु होती है। ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला एक कथन यहाँ पे दिया गया है, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। और बी है, भारतीय शेर का जो प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर के जंगल, बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ शेर पाए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, दोनों पाए जाते हैं, बाघ और शेर दोनों। भारत बंगाल टाइगर का घर है, जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उप प्रजाति है। और एशियाई शेर जो गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। 20 दिसंबर 2018 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है दावा जो है गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जैविक घटक, इसमें जीवित घटक जैसे पौधे और पशु शामिल हैं। अजैविक घटक, इनमें निर्जीव घटक जैसे मिट्टी, पानी, आश्रय आदि शामिल हैं। जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं। जैविक घटकों के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है उत्पादक पौधे, उपभोक्तावत पशु, और अपघटक मृत पदार्थों को विघटित करने वाले जीव। किसी प्रजाति का उसको प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पारिस्थितिकी ताक। किसी प्रजाति को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वहाँ पे ताक लिखा था। खाद्य श्रृंखला एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषण के आदान प्रदान का जो है क्रम है। इसमें जो विभिन्न स्तर होते हैं ये भी आप नोट डाउन कर लेना। कौन कौन से? उत्पादक पौधे,
और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और अपघटक डिकम्पोजर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। जीवोम बायोम यानी को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र। जीवोम क्या है? तो जीवोम वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की जो विशेषता वाला एक विस्तृत क्षेत्र है। स्थलीय बायोम में पृथ्वी पर वे सभी भूमि क्षेत्र शामिल हैं जहां जीव रहते हैं। स्थलीय बायोम की जो विशिष्ट विशेषताएं मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित होती हैं। स्थलीय बायोम में टुंड्रा, समशीतोष्ण वन और घास के मैदान, चौपरल, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय वन और घास के मैदान शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? तो ये सुपोषण कहलाती है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। सुपोषण की स्थिति में नदियों के मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवालों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिक तंत्र के केवल जैविक तत्व शामिल होते हैं? तो हो जाएगा मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा। इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, जैविक तत्व वे जीवित चीज़ें हैं जिनमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया आदि शामिल हैं। अजैविक तत्व वे जीवित चीज़ें हैं, गैर जीवित चीज़ें हैं जिनमें पानी, मिट्टी, हवा आदि शामिल हैं। जैविक तत्वों को पोषक पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला पॉइंट है, अजैविक तत्वों में तापमान, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, आर्द्रता आदि शामिल है। हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? यह ह्रासमान है। प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता को नष्ट करने में सहयोगी कारक जो मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। अधिक जनसंख्या, वनों का जो है कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा संदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है कृत्रिम पारितंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये हो जाएगा गार्डन। तालाब, वन और झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं जबकि गार्डन एक जो है कृत्रिम पारितंत्र है। अन्य प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के जो उदाहरण नदी, जंगल, घास के मैदान, पहाड़ आदि हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी या पारितंत्र के उदाहरण चिड़ियाघर, मछली घर, वनस्पति उद्यान आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की जो है निर्वाह फसल का जो है उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूँ है और गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। गेहूँ राज्य के जो सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% जो है कृषि भूमि में उत्पादित होता है। इसकी बुवाई नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के जो है तीसरे सप्ताह तक तथा कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। नेक्स्ट है, अलसी, चना, सरसों, गेहूं और मटर रबी की जो फसलों के उदाहरण हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है तथा दूसरे स्थान पर भारत है। कपास खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई नवंबर से फरवरी तक होती है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत
में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। यह हो जाएगा चना। भारत में 3 फसल मौसम रबी, खरीफ और जायद की है। रबी फसलों को अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से मई तक काटा जाता है। और रबी की कुछ जो है महत्वपूर्ण फसलें से गेहूँ हैं, जौ, मटर, चना और सरसों है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी जो कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन हैं। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काटी ली जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज, करेला आदि। रबी और खरीफ के जो है बीच की जो फसल ऋतु जायद है। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक खाद का प्रयोग, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों के उपयोग को रासायनिक उर्वरकों और उच्च उपज वाली जो किस्में HYV के बीजों से बदल दिया। हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए जल संसाधनों के उपयोग को तेज कर दिया, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ताजे भूजल के स्तर में कमी आई है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर जो है MS स्वामीनाथन हैं, जिन्हें जो है वर्ष 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1960 के दशक में शुरू हुई थी। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी जो है कृषि में जो है प्राचीन बांस जो है ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो मेघालय में किया जाता है। भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी एक प्रथा है। मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का घर। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का जो मासिन राम गाँव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो है स्थान है। राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह जो हो जाएगा वालरी। खेती की जो है कर्तन एवं जो है दहन कृषि पद्धति को राजस्थान में वालरी के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ कृषि में स्थानीय नाम है। तो उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो यहाँ के जो कृषि का स्थानीय नाम है झूम है या फिर झूमी कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में दिप्पा, डाहिया व बेबर कृषि का नाम है। उड़ीसा का में जो है पामाडाबी या ब्रिंगा कृषि का स्थानीय नाम है। पश्चिमी घाट कुमारी, झारखंड कुरुवा और आंध्र प्रदेश पोड या जो है पेंडा, मेघालय बोगमा, मणिपुर पामलू। वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का जो है सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा USA। 2021-22 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से जो है फर्श कवरिंग सहित जूट निर्माण का प्रमुख आयातक था, जिसका जो मूल्य जो 118.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जूट के वैश्विक उत्पादन में भारत की एक जो प्रमुख हिस्सेदारी है। यह विश्व के कुल जूट उत्पादन में लगभग 70% योगदान जो है देता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके जो बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। दोस्त अगला क्वेश्चन है 117 नंबर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काफ़ी एक जो है प्रमुख बागान फसल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, जो लगभग 71% की जो है हिस्सेदारी रखता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाई जाती हैं। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है।
ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो है बागानों को फजिंडा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जूट पौधों से उत्पादित एक जो है प्राकृतिक फाइबर है, जिसे जो है इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को सफ़ेद जूट के पौधे कोरकोरस कैप्सुलरिस की छाल से और कुछ हद तक टोसा जूट सी ओलिटोरियस से निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम तथा बिहार दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत का जो है अग्रणी राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के जो है किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम कृषि पद्धति है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ कृषि का स्थानीय नाम है। तो उत्तर पूर्वी राज्य में कृषि का स्थानीय नाम क्या है? झूम कहते हैं या फिर झूमिंग कृषि कहते हैं। और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में इसे जो है दिप्पा डाहिया या बेबर कहते हैं। और जो है उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे पामा डाबी या ब्रिंगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट के कुमारी कहा जाता है। झारखंड में कुरवा, राजस्थान में वात्रा या वालतरे, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मेघालय में कृषि क्षेत्र बोगमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो खरीफ की फसल में क्या आता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार। खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे कि चावल हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया और ज्वार, कपास, बाजरा आदि खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल की बात करें तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में काट ली जाती है। जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी रबी की फसलें हैं। जायद की फसल की बात करें तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, करेला हो गया आदि जो है जायद की जो है फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जो है प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्सों में होती है। भारत में जूट उत्पादक प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। भारत जूट का जो सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का जो है स्थान आता है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चना और अरहर। भारत में दालों से संबंधित फसलों का समूह है चना और अरहर। मटर, मसूर, चना, सोयाबीन, चिकलिंग, वेच, घास मटर और ल्यूपिन आदि जो है दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलों में राइबोजियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में जो है स्थिर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा असम।
भारत में असम चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है। असम को भारत के चाय बागान के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। अगला, भारत में कोमन और कुरवा खालिस्तान के नाम हैं। यह कर्तन दहन कृषि के नाम है। कर्तन दहन कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले जंगल के पेड़ों और वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद जली हुई ज़मीन पर फसलें जो है उगाई जाती हैं। कर्तन दहन कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में किसान एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करते हैं। कर्तन दहन कृषि अमेजन वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। भारत के झारखंड राज्य में इसे जो है कुरवा के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह खरीफ जो है मौसम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चावल मक्का बाजरा। चावल मक्का बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलें जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, चावल है, मक्का है, कपास है, ज्वार बाजरा, मूंग और मूंगफली गन्ना है। और अभी की फसलें गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी आदि। और जायद की फसलें तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सूरजमुखी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का जो अग्रणी उत्पादक है। जिसका राइट आंसर हो जाए जम्मू और कश्मीर। केसर पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल, जिन्हें थ्रेड्स कहा जाता है, से एकत्र किया जाता है। केसर क्रोकस सैक्टिवस के फूल से प्राप्त होता है। इसे केसर क्रोकस के नाम से जाना जाता है। सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है। ये हिमालय क्षेत्र में। सीढ़ीदार खेती भारत के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में की जाती है। इसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। यह खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण क्षेत्र में भी यह खेती की जाती है। वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का जो अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ज्वार में, भारत में ज्वार का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में ज्वार की जो खेती के लिए कुछ ज़मीन का जो करीब आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार को सोरघम भी कहा जाता है। यह एक मोटा अनाज है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना है। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है। यह चावल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम राज्य में धान की 3 फसल उगाई जाती हैं। और इस चावल की जो फसल को गर्मियों में मानसून से पहले बोया जाता है तथा शरद ऋतु में काटा जाता है। अमन यह जुलाई अगस्त में बोई जाती है तथा सर्दियों में काटी जाती है। बोरो, इस जो है चावल को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। यह फसल सर्दियों में बोई जाती है तथा गर्मियों में काटी जाती है। वृष्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार तथा भारत की अन्न की टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। विष्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली पंजाब राज्य से जुड़ी है। विष्ट दोआब ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का जो है क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जलंधर दोआब भी कहा जाता है। पंजाबी भाषा की दोआबी बोली इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ
बड़े बड़े खेतों में कृषि को खालिस्तान कहा जाता है, ये कहा जाता है विस्तृत खेती। विस्तृत खेती बड़े बड़े खेतों में कम श्रम एवं पूंजी के साथ की जाने वाली कृषि है। और गहन कृषि छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करना। संकर खेती क्या है? हाइब्रिड कृषि। यह फसल उत्पादन की जो एक विधि है जिसमें जो संकर बीज किस्मों का जो उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, अरंडी के बीज। अरंडी एक जो तिलहन फसल है और यह रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, लोबिया, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, जूट, सनई आदि। रबी की फसल की बात करें तो यहाँ पे गेहूँ हो गए, जौ हो गए, आलू हो गया और चना हो गया, मसूर हो गया, अलसी, मटर, सरसों, सूरजमुखी आदि हो गया। जायद की पूछा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, साग सब्जी आदि। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख जो है भूग वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान हो जाएगा। अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के जमाव का जो परिणाम है। इसे द्वितीयक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। इन चट्टानों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं क्षरण, अपक्षय, वर्षा, भंजन शामिल हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण बलुआ पत्थर जो है, चूना पत्थर, सेलखड़ी, कोयला तथा जो है नमक की चट्टान है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें जीव जंतु व वनस्पति के जीवाश्म पाए जाते हैं। ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है, जैसे स्लेट, संगमरमर आदि। निम्न में से कौन सी जो जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। होर्मुज जल संधि विश्व की जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है, क्योंकि इस जल संधि से तेल की बड़ी मात्रा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? तो यह हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनने वाले वे ईंधन हैं जो लाखों साल पहले सजीवों के मृत अवशेषों से बने थे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य खतरनाक वायु प्रदूषण निकलते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बहुतापीय ऊर्जा, अपशिष्ट और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की जो है अपार संभावनाएं हैं। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक का जो है तटीय क्षेत्र खंभात तट है। भारत में खंभात की खाड़ी गुजरात राज्य में, कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल राज्य के जो सुंदरवन में गंगा का डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए संभावित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है यह ज्वार के बढ़ने और गिरने के दौरान समुद्री जल के बढ़ने और गिरने से उत्पन्न होता है। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अर्धदैनिक ज्वार भाटा। अर्ध जो है दैनिक ज्वार भाटा सबसे आम जो है ज्वारीय पैटर्न है। इसमें हर दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। इन ज्वारों की ऊंचाई लगभग बराबर होती है।
ज्वारभाटा समुद्र पर जो है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आता है। उच्च ज्वारभाटा और निम्न ज्वारभाटा के बीच के जो अंतर को ज्वारीय श्रेणी कहा जाता है। विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवो स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ ज्वारीय उभार लगभग 15 से 16 मीटर तक जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। अगला है आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियाई उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका जो है अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरिया के तट से आर्कटिक महासागर में 1500 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर बेरिंग जलसंधि के रूप में ज्ञात उथले जल के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर से घेरे हुए है। किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा, मिश्रित ज्वार भाटा। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार भाटों को मिश्रित ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र के स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट ज्वार भाटा कहलाता है। अवकेंद्री बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के विपरीत कार्य करता है। अगला है पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित जो है साउथैम्पटन में प्रतिदिन जो 4 बार ज्वार आता है। अगला है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में चट्टानों के अध्ययन को जो है पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक में पेट्रा का अर्थ है चट्टान और लॉजी का अर्थ है विज्ञान। पेट्रोजेनेसिस चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को जो पोमोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। अगला है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक जो अपेक्षाकृत छोटे त्रिकोणीय आकार की जो लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोकुस प्लेट। कोकुस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर प्रशांत महासागर के नीचे एक युवा महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है, जिसका नाम कोकोस द्वीप है। नाजुका प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से जो है मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। नाजुका प्लेट दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है। अगला जो पॉइंट है ओखोटस्क माइक्रो प्लेट एक जो है प्रस्तावित छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो रूस के कामचटका प्रायद्वीप, मैगाडन ओब्लास्ट और सखालिन द्वीप, जापान के होक्काइडो, कांटो और तोहोकू क्षेत्र में स्थित है। गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लोहा और मैंगनीज। गोवा जो है लौह और मैंगनीज अयस्कों के लिए जो है प्रसिद्ध है। गोवा में लिमोनाइट और सीडेराइट जैसे हल्की गुणवत्ता वाले लौह अयस्क पाए जाते हैं। कोयले की जो सर्वाधिक खानें झारखंड में स्थित है।
कोयला उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा तथा भंडारण की जो दृष्टि से झारखंड अग्रणी राज्य है। अगला है तुमकुरु खनन बेल्ट किस जो है राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कर्नाटक। इस बेल्ट में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु और तुमकुरु जिले शामिल हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसिद्ध बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में बहुत उच्च श्रेणी के जो है हेमेटाइट पाए जाते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट की बात करें, उड़ीसा में उच्च श्रेणी का जो है हेमेटाइट अयस्क मयूरभंज और केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और जो है अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? ये हो जाएगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती हैं। इन्हें जो है प्रशासनिक चट्टान के नाम से के जो है प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है ग्रेनाइट, गैब्रो, पिग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेक्सिया और टफ आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। औषधीय चट्टानें परतदार होती हैं। औषधीय चट्टानों में जीव जंतु व वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और गीसेराइट, चाक, चूना पत्थर, कोयला तथा पोटास आदि जो है औषधीय चट्टानों के उदाहरण हैं। स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान है। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत खाली स्थान है, जो हो जाएगा सी सूरज की रोशनी। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा बादल, जलवाष्प और ग्रीन हाउस गैसें भी महासागर में ऊष्मा पहुंचाती हैं। महासागर पृथ्वी पर सबसे जो है ज़्यादा और सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है। महासागर गर्मी को लंबे समय तक जमा कर सकता है और फिर उसे छोड़ सकता है। महासागर की ऊष्मा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो पृथ्वी पर कार्बन का जो प्रमुख भंडार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी महासागर। महासागर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला एक प्राकृतिक यह कार्बन लिंक है। यह वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जलवायु परिवर्तन को कम करता है। महासागरों में पोषक तत्वों का जो है निच्छालन और अवक्षेपण भूमि के महासागर में होता है, जिससे यह कार्बन का जो सबसे बड़ा भंडार बन जाता है। अगला है कर्नाटक का जो है कोलार शहर अपनी खाली स्थान की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह हो जाए सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कोलार शहर को सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्डफील्ड्स केजीएफ दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान थी। अगला है कोलार खानों का जो है राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में किया गया था और पर्यावरण मूल्य निर्धारण और निवेश की कमी के कारण वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? तो हो जाएगा दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के स्थलमंडल के नीचे स्थित परत को दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल में तापमान और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि चट्टानें नरम हो जाती हैं और आंशिक रूप से पिघल जाती हैं। दुर्बलता मंडल मेंटल का जो है ऊपरी हिस्सा होता है। मेंटल भूप्रपट्टी के नीचे का हिस्सा होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसमें से जो सत्य है पहला हो जाएगा ऑप्शन ए। जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है क्योंकि समुद्र, नदी और महासागर आदि का पानी वाष्पित होकर बादल बनता है।
बादल बनाता है। जब वर्षा होती है तो इन बादलों का पानी पृथ्वी पर आता है और समुद्रों, झीलों, महासागरों आदि में बह जाता है। इस प्रकार जल बराबर बनता है और चक्रीय संसाधन कहलाता है। सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी जो भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? ये हो जाएगा हीरा उद्योग के लिए। भारत में हीरे के जो उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का जो है पन्ना, सूरत यानी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जो है क्षेत्र जाने जाते हैं। भारत में हीरे की जो सबसे बड़ी जो है खदान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगवां हीरा खदान है। अगला है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन ज्वारों को क्या कहते हैं? तो बृहत ज्वार कहा जाता है। बृहत ज्वार यानी बड़ा ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। लघु ज्वार चंद्रमा के पहले और आखिरी चतुर्थांश में आने वाले ज्वार होते हैं। लघु ज्वार चंद्रमास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आता है। दैनिक ज्वार दिन में एक बार उच्च और एक बार निम्न ज्वार आता है। दैनिक ज्वार की अवधि लगभग 24 घंटे की होती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस घटना को युति, वियुति या सिजगी कहते हैं। इस स्थिति में ज्वार सबसे ज़्यादा आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वितलीय चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती हैं और मुख्य रूप से प्लाजियोक्लेज और आगाइट खनिजों से बनी होती हैं? ये हो जाए गैब्रो। गैब्रो एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जिसका जो रासायनिक संगठन बेसाल्ट के समतुल्य होता है। यह एक रवेदार चट्टान है जो मैग्मा के जमीनी सतह के नीचे ही जम जाने से बनती है। गैब्रो गहरे समुद्री क्रस्ट में सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। महासागर में खाली स्थान मुख्य तापमान परतें होती हैं, तो ये हो जाएगा 3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। सामान्यतः सूर्य की किरणें महासागर के आंतरिक जलीय भाग में लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं। सौरिक तापीय वितरण के आधार पर ही लंबवत रूप में महासागरीय जल को 3 परतों में वर्गीकृत किया गया है: ऊपरी परत और थर्मोक्लाइन परत, निचली परत। अगला है, भू आभ पृथ्वी का खालिस्तान है, तो ये आकार है। पृथ्वी ध्रुवों पर जो थोड़ी चपटी है इसलिए इसे जियॉड कहा जाता है। जियॉड का अर्थ होता है पृथ्वी जैसा आकार। पृथ्वी का जियॉड आकार इसके जो है घूमने के केंद्रापसारक बल के कारण है। कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार में से किस खनिज के भंडार हैं? ये हो जाए बॉक्साइट के। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। भारत में जो बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये है 6371 किलोमीटर। 6371 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और सभी जो ग्रहों में आकार के दृष्टि से पृथ्वी का जो स्थान 5वां है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की आकृति जियोइड प्रकार की है। इसकी त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ग्रेनाइट किस प्रकार का जो शैल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए अंतर्वेदी अग्नि शैल। एक तरफ शैल है, एक तरफ प्रक्रिया है, एक तरफ जो है उदाहरण है। अंतर्वेदी अग्नि शैल इन शैलों का जो विकास पृथ्वी की अंतरिक्ष परतों में मैग्मा के शीतलीकरण से होता है। उदाहरण में ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट आदि। बहिर्वेदी अग्नि शैल ये शैलें पिघलते हुए लावा के माध्यम से
पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर ठंडा होने के फलस्वरूप बनती हैं। बेसाल्ट हो गया, टफ हो गया, प्यूमिस